हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जी सानेमत आज आपको कराने वाला हूं बच्चों कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे बच्चों, ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि भारतीय समाज कैसा है, तो कृषि और भूमि से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ में मैंने बताया था कि ग्रामीण समाज में कृषक संरचना कैसा है, जिसमें भूस्वामी, कृषि मजदूर और पट्टेदार काश्तकार के बारे में हमने पढ़ लिया है। और औपनिवेशिक काल में कृषक संरचना कैसी थी या ब्रिटिश काल में कृषक संरचना कैसी थी, जिसमें जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। उसके बाद में हमने स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हरित क्रांति और सदाबहार हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा आज की वीडियो बच्चों ये पार्ट 3 होने वाली है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको देख लेना, और साथ ही साथ में उसका नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत में यानी आज़ाद भारत में ग्रामीण समाज कैसा था, ग्रामीण समाज के बारे में, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हम कि वर्ग संरचना में क्या क्या बदलाव हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आएगा हमारा बच्चों मजदूरों का संचार, मजदूरों का संचार यानी सर्कुलेशन ऑफ लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे बच्चों कि उदारीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, इन सब से बच्चों कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, और किसानों के लिए बच्चों भारत सरकार के प्रयास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक होने वाले हैं जिनको कवर आज की हम वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें बच्चों क्या करना है, निरंतर प्रयास यानी कोशिश करते रहना है। कि जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि कल हमारा क्या था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें इंडिया लगातार प्रयास करते हुए बच्चों 10 के 10 लगातार मैच जीतते हुए, लेकिन फाइनल में क्या हुआ बच्चों, हमारे हाथ में निराशा ही लगी। लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए बच्चों। 12 साल के बाद भले ही इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में गई थी, लेकिन आगे और भी टाइम आएगा बच्चों जब हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इंडिया में लाएंगे। और वो कब होगा बच्चों, जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, ना कि निराश होकर हम बैठ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का मोटिवेशनल रिपोर्ट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को। तो आज का पहला टॉपिक है बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज यानी आज़ादी के बाद में जो हमारा ग्रामीण समाज था वो कैसा था। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे वहाँ पर हरित क्रांति आया था, और हरित क्रांति से क्या हुआ था, कई सारे बच्चों प्रभावशाली परिवर्तन हुए थे, प्रभावशाली परिवर्तन। और ये प्रभावशाली परिवर्तन विशेषकर कहाँ पर हुए थे, जहाँ पर हरित क्रांति आई थी। और इन परिवर्तनों में बच्चों सबसे पहले तो ये हुआ था कि गहन कृषि के कारण मजदूरों की बढ़ोतरी हुई थी, यानी मजदूर की बढ़ोतरी। अब मजदूर वर्ग जो बच्चों उभर कर आया, और ये कैसे उभरा, क्योंकि हमारे वहाँ गहन कृषि होने लगी थी। साथ ही साथ में बच्चों पहले हम अगर किसानों को भुगतान करते थे ना, पैसा देते थे, तो वो जो पैसा होता था वो अनाज के रूप में देते थे, लेकिन भुगतान जो है ना अब पैसों यानी मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। पहले भुगतान हम अनाज दे देते थे, लेकिन अब भुगतान में हम पैसे देने लगे थे। साथ ही साथ में जो किसान और जमींदार के पारंपरिक बंधन थे ना,
उस पारंपरिक बंधन में भी क्या हुई, शिथिलता आने लगी। जो भूस्वामी और किसान की पुश्तैनी संबंध थे ना, उस पुश्तैनी संबंध में भी कमी आ रहा था। और पहले लोग क्या कराते थे बच्चों, बंधुआ मजदूरी, क्या कराते थे, बंधुआ मजदूरी। इस बंधुआ मजदूरी में धीरे धीरे क्या हो गई, कमी आने लगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में बंधुआ मजदूरी को क्या कहते हैं, हलपति। गुजरात में क्या कहते हैं, हलपति। और कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं, जीता कहते हैं। गुजरात में बंधुआ मजदूरी को हलपति कहते हैं और कर्नाटक में इसको जीता कहते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखोगे बच्चों कि एक मुक्त दिहाड़ी मजदूर का उदय हुआ था। मुक्त दिहाड़ी मजदूरों का वर्ग का उदय हुआ था, यानी जो डेली दिहाड़ी पैसा लेते थे और काम करते थे। उसके बाद आपका आएगा पांचवा पॉइंट बच्चों, जिसमें हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, कृषि जो है आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये परिवर्तन हुए थे। तो स्वतंत्रता के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे भारतीय ग्रामीण समाज में। तो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों में प्रभावशाली परिवर्तन आया। जो आसपास में संबंध थे, विशेषकर कहाँ पर, जहाँ पे हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति कहाँ आई थी, पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, है ना। तो पहला परिवर्तन क्या हुआ था कि गहन कृषि के कारण कृषि के मजदूरों की बढ़ोतरी हो रही थी। दूसरा, भुगतान में जो सामान यानी अनाज की जगह पर अब लोग नगद यानी करेंसी का भुगतान करने लगे। पारंपरिक बंधनों में क्या हो गई, उनके शिथिलता आ गई, यानी जो उनके बीच में जो रिलेशन थे ना उसमें शिथिलता आ गई, कमी आ गई। भूस्वामी और किसान की जो पुश्तैनी संबंध थे ना उसमें कमी आ गया था, है ना। बंधुआ मजदूर धीरे धीरे कम होने लगे। और बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, जो बिना पैसे दिए काम कराएं, बिना पैसे के काम कराते थे या बेगार कराते थे उनसे। और गुजरात में उसको क्या कहते हैं, हलपति। कर्नाटक में क्या कहते हैं, जीता कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, मुक्त दिहाड़ी मजदूरों वर्ग का उदय हुआ, यानी एक ऐसा मजदूर आया जो कि मुक्त दिहाड़ी पे था, दिहाड़ी मजदूर थे। पांचवा, कि स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई सारी पद्धतियों को प्रोत्साहित किया था। यानी क्या हुआ था कि सरकार चाहती थी कृषि आधुनिक बने और इसी के साथ साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण करने लगे। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे, गांव में बिजली की व्यवस्था सरकार करने लगी, गांव में जो है सिंचाई की व्यवस्था सरकार करवाने लगी, साथ ही साथ में गांव में सड़कों का विकास करने लगे, गांव में पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज महाविद्यालय भी सरकार ने बनाए। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण हुआ। और राज्य सरकारों ने ग्रामीण अधोसंरचना जैसे सिंचाई सुविधाएं हो गई, सड़क, बिजली, कृषि में निवेश किया था। तो ये सारे जो है परिवर्तन बच्चों ग्रामीण समाज में धीरे धीरे हमें देखने को मिला था। उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ कि 1960 से 1970 के दशक में बच्चों जो ग्रामीण संरचना था ना उसमें जो कृषि विकास थी, कृषि के विकास की जो भागीदारी ना वो बढ़ती गई, उसमें बदलाव आया था और नई नई तकनीक आई थी। क्या आई थी बच्चों, नई तकनीक आई थी। और इस नई तकनीक आने से जो मध्यम किसान थे, मध्यम या जो बड़े किसान थे, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इससे क्या हुआ बच्चों, इन किसानों की समृद्धि हुई। क्या हुई, समृद्धि हुई। और विशेषकर कहाँ पर, जो कृषि संपन्न क्षेत्र थे, जैसे तटीय आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे जो कृषि संपन्न क्षेत्र, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, कृषि संपन्न क्षेत्र। और इसी वजह से बच्चों जिन मध्यम और बड़े किसानों ने क्या किया था, कृषि तकनीक को अपनाया था और उन्हीं को बाद में प्रभु जाति के नाम से जाना जाने लगा। तो प्रभु जाति या प्रबल जाति भी वही किसान जो है बाद में बन गए थे। और ये जो प्रभु जाति यानी प्रबल जाति के किसान थे ना, यही बाद में क्या बने, व्यापारी बने। और ये बाहर शहरों की ओर पलायन करने लगे और नए व्यापारी वर्ग का विकास हुआ, जो क्या करने लगे, व्यापार में कुछ पैसा निवेश करने लगे। और इसी से क्या बन गए बच्चों, ये उद्यमी या व्यापारी। और ये गांव से कहाँ पर चले गए बच्चों, कस्बों में, यानी नगर और शहरों में। और इन्हीं को हम बच्चों बोलते हैं नए अभिजात वर्ग। क्या बोलते हैं, नए अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता है, या राजनीतिक रूप से प्रबल अभिजात वर्ग कहते हैं। देखते हैं बच्चों कि 1960 और 70 के दशक में क्या हुआ था, ग्रामीण सामाजिक संरचना में कृषि के विकास के द्वारा कई सारे बदलाव हुए थे
और नई तकनीक की वजह से जो मध्यम और बड़े किसानों की समृद्धि हुई थी। कृषि संपन्न क्षेत्र जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात में प्रबल जाति संपन्न किसानों के द्वारा निवेश किया गया और जब निवेश करने लगे बच्चों तो इनको अधिक लाभ हुआ। बाद में इन्होंने थोड़ा पैसा कृषि से निकालकर व्यापार में लगाया, व्यापार में निवेश किया और इन नए उद्यमियों को ग्रामों से कस्बों की ओर पलायन हुआ था। फिर नई क्षेत्रीय अभिजात वर्ग और राजनीतिक रूप से प्रबल अभिजात वर्ग यही कहलाए थे। तो देखा कहानी बच्चों, कहानी ये है कि जो किसान थे उन्होंने नई तकनीक को अपनाया और ये बड़े किसान बन गए। बाद में जब इनको और लाभ हुआ तो इनके पास ज़्यादा पैसा है, उस ज़्यादा पैसा को इन्होंने कृषि में न लगाकर व्यापार में लगाया। व्यापार में लगाने के बाद ये शहर में पलायन करने लगे और इन्हीं को हम नए अभिजात वर्ग के नाम से जानने लगे। उसके बाद आता है बच्चों कि ये प्रबल जाति किसे कहते हैं। प्रबल जाति या प्रभु जाति, ये शब्द किसने दिया था बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रबल जाति प्रभु जाति शब्द किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। और प्रबल जाति किसे कहते हैं? जो संख्या में ज्यादा होती है, जो ताकतवर होती हैं आर्थिक रूप से, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल जाति। अगर पूछो उत्तर भारत में प्रबल जाति का नाम क्या है बच्चों? असगर। तो ये याद कर लेना असगर नहीं बच्चों, अजगर। अहिर, जाट, गुजर, राजपूत। आजगरा, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत, ये कुछ प्रबल जाति हैं। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद बच्चों कि गांव में वर्ग संरचना में बदलाव हुआ। वर्ग संरचना किसे कहते हैं बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग कितना होता है? 3। एक होता है निम्न वर्ग निम्न वर्ग, और एक होता है बच्चों उच्च वर्ग। तो ये निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में बच्चों एक नया वर्ग आया जिसे हम क्या कहने लगे? मध्यम वर्ग कहने लगे। यानी ये सबसे गरीब, ये सबसे अमीर, और ये बीच में कौन है? मध्य वर्ग। और ज्यादातर सुधार बच्चों किसने किया था? मध्य वर्ग वाले लोगों ने ही किया था। तो गांव और कस्बों में उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल, ये उच्च शिक्षा का विस्तार होने लगा। निजी प्राइवेट महाविद्यालय यानी कॉलेज की स्थापना होने लगी और शिक्षा से जो नई पीढ़ी के लोग थे ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य न कर तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़े। तृतीयक क्षेत्र की ओर यानी व्यवसाय अपनाने लगे और मध्य वर्गों का क्या हुआ? धीरे धीरे व्यवसाय हुआ था। और अब लोग क्या करने लगे? व्हाइट कॉलर श्रमिक कहलाने लगे। व्हाइट कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं बच्चों? जो मानसिक रूप से काम करते हैं, मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो ये वर्ग संरचना में क्या हो गया था? बदलाव हुआ। उसके बाद बच्चों मजदूरों का संचार हुआ। मजदूरों का संचार यानी सर्कुलेशन ऑफ लेबर्स। तो मजदूरों का संचार कैसे हुआ? जो भूमिहीन लोग थे बच्चों, कौन? जो भूमिहीन किसान थे यानी जिनके पास भूमि नहीं थी, वो क्या हुआ? प्रवासी मजदूर बनकर एक जगह से दूसरे जगह गए। इससे मजदूरों का क्या होने लगा? व्यापारीकरण होने लगा था। मजदूर और भूस्वामियों के बीच में जो संबंध थे ना, वो टूटने लगे थे धीरे धीरे। और इसी की वजह से बच्चों जो हजारों मजदूर थे ना, हजारों मजदूर, वो ऐसे क्षेत्र में जाने लगे जहाँ पे मजदूरों की मांग थी। और विशेषकर वो क्षेत्र कौन से थे बच्चों? पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे क्या थी? इन मजदूरों की ज़्यादा मांग थी। और यहाँ पे जो मजदूर थे ना बच्चों, वो मजदूरों में कौन पलायन करते थे? ज़्यादातर पुरुष पलायन करते थे। अब जब पुरुष पलायन कर लेते थे तो महिला जो है गांव में और बुजुर्ग माता पिता के साथ वहीं पे रहती थी। और प्रवास हमेशा बच्चों कौन करते थे? जो भूमिहीन थे या जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था, यानी जिनकी गांव में जमीन ही नहीं थी, जहाँ पे सूखा पड़ता था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे? प्रवास कर जाते थे कुछ महीने के लिए। चाहे प्रवास कहाँ करते थे बच्चों? या तो पंजाब और हरियाणा में कृषि क्षेत्र में चले जाते थे, या तो नई दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे भवन निर्माण कार्यों के लिए मजदूर चले जाते थे। तो ये क्या करते थे बच्चों? वो प्रवास करते थे, है ना। तो जैसे प्रवासी कृषि मजदूरों की वृद्धि ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका कारण कृषि का व्यापारीकरण है। यानी जो हमारा कृषि था ना, कृषि का क्या हो गया था? व्यापारीकरण हो गया था। और कृषि के व्यापारीकरण से कृषि मजदूरों यानी प्रवासी मजदूरों की वृद्धि हुई। जो मजदूर थे और जो भूस्वामी थे ना, उनके बीच में जो पारंपरिक संबंध थे वो टूटने लगे थे।
पंजाब जैसे हरित क्रांति संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ी। अब जो पंजाब है वहाँ पे हरित क्रांति आई थी, वहाँ पे अत्याधुनिक तकनीकों की इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए वहाँ पे मजदूरों की मांग बढ़ी। और जहाँ पे बच्चों जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था ना, वहाँ से मजदूर पंजाब हरियाणा में कृषि मजदूरों करने के लिए चले गए, जिससे हजारों मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्रों की ओर मजदूरी करने के लिए पलायन करने लगे, यानी एक क्षेत्र से वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। पुरुष जो है समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में पलायन करते रहे, जबकि स्त्रियां क्या थी, गांव में बच्चों की और अक्सर बुजुर्ग माता पिता के साथ ही छोड़ दिए जाते थे, यानी प्रवास सिर्फ पुरुष ही करते थे। पुरुष के प्रवासन या संचार सूखाग्रस्त क्षेत्र से, जहां पर सूखा रहता था वहां से कुछ महीनों के लिए तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे तो कृषि कार्य के लिए जाते थे। नई दिल्ली, बेंगलोर आदि स्थानों पे बच्चों भवन निर्माण कार्य के लिए काम करने के लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास में मेट्रो का काम चल रहा होगा, रेल का काम चल रहा होगा, सड़क का काम चल रहा होगा, और वहाँ पे जितने भी मजदूर हैं ना, ये मजदूर कौन है, भूमिहीन किसान होते हैं, या ऐसे मजदूर होते हैं जो गाँव में जो फसल को तो बोकर आ जाते हैं, या और बाद में क्या होता है, यहाँ पर चले आते हैं, फिर जब कटाई का टाइम होता है फिर ये गांव चले जाते हैं। बाद में जो ये मजदूर थे ना, इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन, एक समाजशास्त्री थे जॉन ब्रेमन ने इन मजदूरों को, ऐसे मजदूर जो प्रवास करते थे, इनको घुमक्कड़ मजदूर कहा है। क्या कहा है, घुमक्कड़ मजदूर। जॉन ब्रेमन ने क्या कहा है, घुमक्कड़ मजदूर कहा है, यानी इनको ही हम क्या कहते थे बच्चों, फुटलूज लेबर। क्या, फुटलूज लेबर। और जॉन ब्रेमन अपने अध्ययन में बताते हैं कि जो धनी किसान थे ना, अब ये जो प्रवास करते जो लोग आते थे, तो जो धनी किसान थे यानी अमीर किसान थे, इन मजदूरों को क्या करते थे, कम मजदूरी देते थे, कम मजदूरी। जो स्थानीय किसान थे, लेकिन जो उनके खुद के गांव के थे, उनको वो क्या करते थे, अधिक मजदूरी देते थे। अब ऐसा क्यों था बच्चों, क्योंकि जो स्थानीय किसान थे ना, वो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, तो इसलिए जो धनी किसान थे ना, वो स्थानीय किसानों को अपने पास काम पे नहीं रखते थे, वो जो बाहर से आते थे ना, इनको डरा धमका कर काम पे रखते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रवासी मजदूरों का क्या करने लगे, ये लोग शोषण करने लगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। और मजदूरों के समाज से ग्रामीण समाज में भी कई सारे परिवर्तन हुए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रवास सिर्फ किसने किया था बच्चों, पुरुषों ने किया था। किसने किया था, पुरुष ने किया था। और गांव में बची कौन, महिला। और महिलाएं अब क्या करने लगी थी बच्चों, कृषि कार्य करने लगी थी, और इसी को कृषि व्यवसाय का महिलाकरण भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मजदूर प्रवास कर कर आते थे, जॉन ब्रेमन ने इन मजदूरों को क्या कहा बच्चों, घुमक्कड़ मजदूर कहा। क्या कहा, घुमक्कड़ मजदूर, यानी फुटलूज लेबर कहा था। और जॉन ब्रेमन अपने अध्ययन में बताते हैं कि जो धनी किसान यानी अमीर किसान थे, इन प्रवासी मजदूरों को कम मजदूरी देते थे, इसलिए जो धनी किसान इनको प्राथमिकता से अपनाते थे, यहाँ मजदूरी के लिए रखते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रवासी मजदूरों का शोषण होने लगा, और मजदूरों के संचार से ग्रामीण समाज पे भी कई सारे प्रभाव पड़े थे। जैसे निर्धन क्षेत्रों में जो परिवार के पुरुष जो थे ना, वो तो वर्ष में अधिकतर समय गांव से बाहर ही रहने लगे, तो वहाँ कमाते थे। और कृषि जो है मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन गया, यानी गाँव में जो महिला होती थी ना, वो कृषि कार्य करने लगी थी, और महिलाएं कृषि मजदूरी करना प्रारंभ करने लगी, जिससे कृषि मजदूरी का महिलाकरण कहते हैं। यानी कृषि मजदूरों का महिलाकरण मतलब महिलाएं कृषि कार्य करने लगी, पुरुष बाहर जाकर दूसरा काम करते हैं, क्योंकि पुरुष अधिकतर बाहर रहते थे। लेकिन अभी भी बच्चों पितृवंशी नातेदारी है हमारे वहाँ, मतलब कि जो पिता से पुत्र के पास संपत्ति जाएगी। इसके कारण ही बच्चों जो महिलाएं हैं ना, वो भूमिहीन मजदूर और कृषक के रूप में ही श्रम करें। यानी महिलाएं काम तो करती हैं, लेकिन वो उनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वो उनकी पति या पिता की भूमि होती है। और भूमि स्वामित्व में महिलाओं को आज भी समानता नहीं मिल पाई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल कहानी की तरह टॉपिक समझना है कि जो किसान आए थे उनको जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर कहा था। जॉन ब्रेमन अध्ययन में बताते हैं कि किसान जो थे, जो बड़े किसान थे, वो
कम मजदूरी देते थे, इससे शोषण होता था। ज़्यादातर पुरुष जो है बाहर ही रहते थे, तो महिलाएं कृषि कार्य करने लगी थी। लेकिन महिलाओं को भूमि में असमानता आज भी देखने को मिलती है। तो अब हम बच्चों धीरे धीरे अपने अंतिम टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण का कृषि व ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे भारत का मैप है। पहले क्या होता था कि भारत में कोई भी देश के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, यानी कोई भी देश अपना सामान भारत में लाकर बेच नहीं सकता था। लेकिन बच्चों 1991 में एक नीति आई थी जिसको हम LPG या नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं, नई आर्थिक नीति, जिसमें हमारे देश ने 3 व्यवस्था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। और इस भूमंडलीकरण को बच्चों आप वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं। क्या? वैश्वीकरण, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा चैप्टर ही है बच्चों, वैश्वीकरण। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि भारत ने 1990, यहाँ पे 90 आएगा, 90 के दशक के उत्तरार्ध में उदारीकरण अपना रहा था। अब उदारीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? उदारीकरण का मतलब होता है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। यानी जो आयात होता है, आयात का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी देश से सामान को मंगाते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है? जब हम किसी देश को सामान को भेजते हैं। तो आयात और निर्यात पे क्या है बच्चों? जो व्यापार पे जो टैक्स लेता था ना, उसे मुक्त कर देना, यानी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ करना। और इसमें जो है भारतीय बाजार को आयात हेतु खोल दिया गया है। मतलब कि कोई भी हम कहीं से भी सामान को क्या करेंगे? आयात कर सकते हैं या निर्यात कर सकते हैं। अब भारतीय किसान जो हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारे वहाँ के किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब क्या करने लगे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे फल और अन्य खाद्य सामग्री है ना, उनका आयात स्थानीय बाजारों में भी होने लगा है। यानी जो विदेशों से जो सामान आते हैं, फल हो गया, अन्य खाद्य सामग्री, अब हम उनको क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिट कर रहे हैं बच्चों। तो भूमंडलीकरण से क्या हुआ है? कृषि जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई है और एक नई वो आई है बच्चों, संविदा कृषि, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसकी अवधारणा हमारे वहाँ पे भारत में भी उदय हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी संविदा कृषि। इसमें जो किसान होता है ना, एक MNC कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी से फसल उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि आपको ये फसल उगानी है ना, इतनी मात्रा में आपको यहाँ पे लगाना है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और उस फसल को आप हमें ही बेचेंगे, इस बात का आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? संविदा कृषि कहते हैं। तो पंजाब और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में जो किसान थे ना, उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, कुछ निश्चित फसलें जैसे टमाटर, आलू उगाने की क्या किया? संविदा कर लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे बच्चों जो चिप्स बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं, वो आलू पहले किससे लेते थे? मेन मार्केट से लेते थे, बाजार से लेते थे, जिसकी कारण वो क्या होता था? उनको महंगा पड़ता था। तो चिप्स की कंपनी बच्चों अब डायरेक्ट किसान से क्या करने लगी? कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, और इसी प्रक्रिया को हम संविदा कृषि कहते हैं। तो जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, कुछ फसलों का क्या होने लगा बच्चों? संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम होने लगा था। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों? संविदा कृषि में किसान अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर क्या हुए? निर्भर हो गए। अब जो किसान थे बच्चों, किसान जो ये MNC थी ना, मल्टीनेशनल कंपनी, इस पे पूरी तरह से क्या हो गए? निर्भर हो गए। कैसे निर्भर हो गए? एक तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरा जो MNC कंपनी थी ना बच्चों, इनको क्या करती थी? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती थी, टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ में बच्चों किसानों को पहले ही पूर्व भुगतान कर रखती थी, यानी आधे से ज़्यादा पैसा तो इनको किसानों को पहले ही दे देते थे बच्चों, जिससे ये लोग क्या होते थे? उनमें बंध जाते थे। और इसमें भूमि का प्रयोग बच्चों उत्पादन से हटकर किया जाता था। संविदा खेती में मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करते थे, जैसे फूल हो गया, अंगूर हो गया, अंजीर हो गया,
अनार हो गया, और इनके उत्पादन के लिए खाद और कीटनाशकों का उच्च मात्रा में प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर तो बच्चों ये टेक्नोलॉजी एमएनसी कंपनी प्रोवाइड कर देती थी, और इसलिए इस पर्यावरण को भी क्या होती थी, हमारी हानि होती थी। लेकिन बच्चों गाँवों में क्या होता था, गाँव में इन बीजों को जो महंगे बीज थे, खाद थे, कीटनाशक थे, एजेंट क्या करते थे, अपने उत्पाद बेचने के लिए किसान के पास गांव-गांव जाते रहते थे, और वो बहुत ही महंगी खाद और कीटनाशक पर निर्भरता कर दिया था। और गांव में जो किसान है ना, वो धीरे धीरे ऋणी हो गए। क्या हो गए? ऋणी। ऋणी का मतलब क्या है बच्चों, कि वो ऋण जाल में फंस गए। किस में फंस गए? ऋण जाल में। अब उन्होंने महंगे बीज ले लिए, कीटनाशक का इस्तेमाल कर लिया बच्चों, और इसके लिए एक तो उन्होंने उधार लिया, दूसरा मान लो अगर उनकी फसल खराब गई बच्चों, तो उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है, और जिससे बच्चों किसान ऋणी हो गए, और पर्यावरण को भी क्या हुआ था, बहुत ही अधिक मात्रा में हानि पहुंची थी। इसमें बच्चों समाजशास्त्रों का क्या अवलोकन रहा था, कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान जो है आत्महत्या करने लगे। किसान क्या करने लगे बच्चों? आत्महत्या करने लगे, यानी आत्महत्या की प्रघटना में क्या हुई, बढ़ोतरी होने लगी। और कृषि समाज में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ। जैसा कि मैंने बताया 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। और क्या हुआ था, भू स्वामित्व में परिवर्तन, फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन, नकदी फसलों की ओर झुकाव, यानी ऐसी फसल जिनको हम मार्केट में बेचेंगे तो तुरंत बेच सकते हैं, है ना। सरकारी कल्याण नीतियों का कम प्रभाव हो रहा था। कृषि हेतु राज्य सरकार बच्चों कृषि में क्या कर रही थी, सहयोग ही नहीं कर रही थी। लेकिन इसी कारण बच्चों सन 2001 से लेकर 2006 के बीच में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 8,900 किसानों ने क्या किया था बच्चों, आत्महत्या किया था। तो किसानों से रिलेटेड बच्चों, या जो सरकार से रिलेटेड है ना, एक मूवी आई है बच्चों जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में थी, उसका नाम क्या था, जवान। तो उस मूवी को देखकर बच्चों आपको भी एहसास होगा कि हमारे वहाँ पे मर्सिडीज खरीदना आसान है, लेकिन एक किसान को बच्चों ट्रैक्टर खरीदने बहुत मुश्किल है। जो किसान के ट्रैक्टर है ना बच्चों, उस पर टैक्स 13% है, और मर्सिडीज पे मात्र 8% टैक्स है। तो देख रहे हैं बच्चों कितना भेदभाव है हमारे वहाँ पे। इसीलिए हमारे किसान क्या कर रहे हैं, अन्नदाता जिन्हें हम कहते हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। और आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान क्या हैं, सीमांत किसान थे, जो कर्ज के बोझ को उठाने और परिवार को चलाने में क्या थे, बिल्कुल ही असमर्थ थे बच्चों। तो इसके कारण क्या क्या इसके परिणाम हुए, ये भी आपको मैंने बता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों इसका अगला वो आएगा बच्चों पॉइंट, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण संस्कृति थी ना, ग्रामीण संस्कृति यानी गांव की संस्कृति भी परिवर्तित होती जा रही थी। गांव में क्या हो रहा था, विवाह में दहेज देने लगे थे, शिक्षा भी बच्चों को पढ़ानी थी, स्वास्थ्य आदि इन सभी खर्चों की देखभाल करने के लिए हमें अधिक आय की आवश्यकता होती थी। लेकिन कृषि के उत्पादन में बच्चों जो प्राकृतिक और सामाजिक संकट के कारण है ना, जीविका संकट में आ जाती थी बच्चों, और इसी के यही परिस्थितियां किसानों की आत्महत्या के लिए दबाव बनाने लगी थी। तो पहले किसान क्या होता था कि अधिक खर्च करते थे विवाह में, दहेज में, शिक्षा, स्वास्थ्य में, लेकिन जब उनकी फसल ही नहीं होगी तो इससे वो निराश हो जाते थे, अधिक आय की आवश्यकता होती थी, और इसी के कारण वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते थे। लेकिन बच्चों भारत सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रयास क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी फसलों को क्या करते थे, बीमा देने लगे थे, है ना। दूसरा प्रयास है बच्चों ग्राम उदय से भारत उदय, यानी ये कब आया था बच्चों, आपका 24 अप्रैल 2016 ग्राम उदय से भारत उदय। तीसरी योजना है बच्चों नेशनल रूरल अर्बन मिशन, ये आपकी लागू हुई थी बच्चों 12 अप्रैल 2005 में, है ना, नेशनल रूरल अर्बन मिशन। लेकिन सबसे बच्चों महत्वपूर्ण जो योजना है, ये आया था बच्चों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ये लागू हुई थी 1 दिसंबर 2018 से बच्चों ये क्या हुई थी, लागू हो गई थी। और इसमें क्या था कि 5 एकड़ से कम और 2 हेक्टेयर, 5 एकड़ से कम या 2 हेक्टेयर से कम जो भी किसान होंगे बच्चों, साल में उनको 6,000 रुपये मिलेंगे। यानी एक साल में सरकार की तरफ से प्रत्येक किसान को, यानी 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है, उसको क्या मिलेंगे, 8,000 रुपये। उसको क्या मिलेंगे बच्चों,
6,000 रुपये, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों। कितने हज़ार मिलेंगे? 6,000 रुपये मिलेंगे सालाना। लेकिन ये 6,000 बच्चों डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, 2,000 की किस्त में मिलेंगे, यानी हर 3 माह में 2,000 की किस्त आएगी। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6,000 बच्चों, और ये डायरेक्ट किसान के खाते में ट्रांसफ़र होंगे। तो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान भी हैं। किसानों को सालाना कितना मिलेगा बच्चों? 6,000, जिसमें एक साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में दिए जाएंगे। योजना की रकम सीधे किसान के खाते में आएंगे बच्चों, कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं रहेगा। 1 दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले हैं बच्चों, और ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में गुणात्मक परिवर्तन करे हैं बच्चों। तो इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ में बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ग्रामीण संरचना के बारे में, तो गाँवों के बारे में आपको बहुत चीज़ें पता चली हैं। साथ ही साथ में गाँव में हालात पहले कैसे थे, अब गाँव की संस्कृति कैसी है। हरित क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति बच्चों, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, भूमि सुधार, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पता चला है। अब हमारा अगला काम है बच्चों की, जितना काम मैंने करा रखा है ना, इन सब का आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स कहाँ बनाना है बच्चों? अपनी कॉपी में। एक लाइन में ज़रूर कहता हूँ कि एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को एक ही जगह से 10 बार पढ़ लो। तो अगर बच्चों इसका नोट्स बना लिया ना बच्चों, तो आप सालों साल इसी चीज़ को पढ़ोगे, और जिससे नोट्स तो एक ऐसा टाइम आएगा कि नोट्स तो बस मन की संतुष्टि के लिए खुला रहेगा, बाकी सारा काम तो आपका दिमाग ही कर देगा, बोलता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इन सभी चीज़ों का क्या करना है? अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आज की क्लास से बच्चों आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि प्रवासी मजदूरों को फुटलूज लेबर किसने कहा था, दूसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब आई और इसमें कितनी रकम किसानों को दिया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।